हेलो फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 20 साल के लिए 11,000 रुपये महीने की एसआईपी की है और मान लीजिए वो आपको 12% का रिटर्न दे रही है, तो 20 साल बाद आपके पास होंगे 1 करोड़। आप खुश होंगे? जाहिर सी बात है। लेकिन मैं बोलूँ कि वो 1 करोड़ आज के 1 करोड़ के बराबर नहीं होंगे। 20 साल बाद उस 1 करोड़ की परचेजिंग पावर आज के सिर्फ 35 लाख के बराबर रह जाएगी। मतलब आपने 1 करोड़ तो कमा लिए, लेकिन दुनिया में चीज़ें भी महंगी हो गई। तो अब एक सवाल बनता है कि क्या आप सच में करोड़पति हुए या सिर्फ नंबर्स बढ़े? इसी इनविजिबल फोर्स का नाम है इन्फ्लेशन। इन्वेस्टिंग का मेन गोल कॉर्पस बढ़ाना नहीं होता, बल्कि अपनी परचेसिंग पावर बढ़ाना होता है। तो इस एपिसोड के एंड तक आप समझ जाएंगे कि इन्वेस्टर्स केवल रिटर्न नहीं देखते, वो देखते हैं रियल रिटर्न्स। तो इस एपिसोड में आज हम समझेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, परचेसिंग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सबके पीछे का रीज़न और मैथमेटिक्स। इन्फ्लेशन को समझने के लिए पहले थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले एंशियंट रोम में एक कॉइन यूज़ किया जाता था, जिसका नाम था डेनेरियस। इसके अंदर सिल्वर मिला होता था, 95% तक सिल्वर होता था। लेकिन फिर रोम ने बहुत सारे वॉर्स लड़ना शुरू कर दिया। वॉर्स के लिए चाहिए था पैसा, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली टैक्स बढ़ाने के बजाय उन्होंने अल्टरनेट रास्ता निकाला, जो कि शुरुआत में काफ़ी स्मार्ट लग रहा था, लेकिन बाद में काफ़ी डेंजरस साबित हुआ। गवर्नमेंट कॉइन्स में सिल्वर के साथ अदर इम्प्योरिटीज भी ऐड करने लगी। पहले 95% सिल्वर होता था, फिर बाद में 60% सिल्वर और अदर इम्प्योरिटीज लाइक कॉपर ऐड होने लगे। फिर बाद में ये गिरकर 40 से 20% तक चले गए। ये दिखने में बिल्कुल सेम था, लेकिन इसके अंदर सिल्वर की मात्रा कम हो रही थी। शुरुआत में लोगों को पता नहीं चला, लेकिन बाद में सब इसे जान गए। इससे कॉइन की वैल्यू कम होने लगी और मर्चेंट्स ने प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो गुड्स के प्राइसेस उस कॉइन में सिल्वर के अमाउंट से आंकते थे, और धीरे धीरे सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने लगे। ये इन्फ्लेशन का हिस्ट्री में सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल है। इसमें एक लेसन छुपा है। आज से 2000 साल पहले भी इन्फ्लेशन दुकानदारों की वजह से नहीं आया था, बल्कि गवर्नमेंट के करेंसी के डाइल्यूशन की वजह से आया था। अब चलते हैं 1800 में। कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े गोल्ड रिजर्व्स पाए गए, जिससे गोल्ड की सप्लाई और बढ़ गई। गोल्ड की सप्लाई बढ़ने से मनी की सप्लाई बढ़ गई और प्राइसेस बढ़ने लगे। अब मनी की सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस क्यों बढ़े, ये हम जानेंगे आगे एपिसोड में। ये भी एक इन्फ्लेशन का हिस्टोरिकल इवेंट था। आज के टाइम में गवर्नमेंट गोल्ड प्रिंट नहीं करती, वो डिजिटल करेंसी क्रिएट करती है। जब भी सेंट्रल बैंक एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में इकोनॉमी में मनी सप्लाई करता है, तब कुछ समय बाद इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। अब ये सवाल आता होगा कि गवर्नमेंट मनी सप्लाई करती क्यों है? वो इसे अवॉइड करके इन्फ्लेशन से बचा सकती है, लेकिन बढ़ती हुई इकोनॉमी को स्मूथली चलाने के लिए गवर्नमेंट को मनी सप्लाई करना पड़ता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक आइलैंड है जहाँ 10 लोग रहते हैं और 100 कोकोनट्स हैं, और उसकी इकोनॉमी में 1000 रुपये है, तो ऑन एन एवरेज हर कोकोनट की कीमत हो गई 10 रुपये। अब अगले साल कुछ लोग प्रोडक्टिव हो गए और उन्होंने 100 के बजाय 200 कोकोनट्स प्रोड्यूस कर दिए। इकोनॉमी में अभी भी मनी 1000 रुपये ही है, लेकिन गुड्स डबल हो गए, यानी 200 कोकोनट्स हो गए। अब ज़्यादा गुड्स होने की वजह से सेलर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा और इससे प्राइसेस गिरने लगेंगे। इसे कहते हैं डिफ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन का उल्टा। ये सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि चीज़ें सस्ती हो गई, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। मान लीजिए टीवी आज 50,000 का है, अगले साल वो 40,000 का हो जाएगा, और अगले साल वो 30,000 का हो जाएगा डिफ्लेशन के कारण। तो कोई भी इस साल टीवी नहीं खरीदेगा, वो वेट करेगा। इससे डिमांड कम होने लगेगी, कंपनीज की सेल्स कम हो जाएगी, फैक्ट्रीज के प्रोडक्शन कम हो जाएंगे, जॉब्स कम हो जाएगी और ओवरऑल इकोनॉमी काफ़ी स्लो हो जाएगी। इसीलिए जनरली सेंट्रल बैंक्स थोड़ा सा इन्फ्लेशन यानी 2% का इन्फ्लेशन हेल्दी मानती है। अब दूसरा केस समझते हैं। उसी आइलैंड पर कोकोनट सेम है, लेकिन मनी की सप्लाई डबल हो जाती है। मान लीजिए 1000 के बजाय 2000 रुपये इकोनॉमी में मनी आ जाती है। अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन गुड्स लिमिटेड हैं, तो बायर्स के बीच कंपटीशन बढ़ेगा और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस बिड करने लगेगा। इससे कोकोनट्स के प्राइस बढ़ने लगेंगे और यही इन्फ्लेशन है। तो सिर्फ बात मनी प्रिंटिंग की नहीं है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमी को स्मूथ चलाना, और इन्हें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हर साल नए प्रोडक्ट्स, फैक्ट्रीज, सर्विसेज, बिजनेसेस क्रिएट होते हैं और ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगते हैं। अगर गुड्स एंड सर्विसेज 5% से ग्रो कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है और गवर्नमेंट को मनी सप्लाई करना पड़ता है ताकि इकोनॉमी स्मूथली चलती रहे। अगर मनी की सप्लाई सेम रहेगी और गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ते रहेंगे, तो इससे प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा और इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। अब ये भी सवाल आता होगा कि गवर्नमेंट जितनी चाहे उतनी मनी प्रिंट कर सकता है, तो बहुत सारे मनी प्रिंट करके देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते? अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी करेंसी प्रिंट करके हर एक इंडियन को 1-1 करोड़ रुपए बांट दिए,
लेकिन अभी कार्स इतने ही थे, हाउसेस इतने ही थे, पेट्रोल उतना ही था और बाकी गुड्स एंड सर्विसेज उतने ही थे। तो अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज वही लिमिटेड है। इससे बायर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस बिड करेगा। इससे प्राइसेस एक्सप्लोड होने लगेंगे। नंबर्स में तो हम सब करोड़पति होंगे लेकिन रियल टर्म्स में शायद कोई भी अमीर ना हो। बहुत लोग सोचते हैं कि कंपनी ग्रीडी हो जाती है इसलिए प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इकोनॉमिस्ट इन्फ्लेशन को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मान लीजिए कि 10 आईफ़ोन लॉन्च हुए लेकिन इसे खरीदने वाले 20 लोग हैं। तब बायर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस बिड करेगा। इससे फ़ोन के प्राइस बढ़ने लगेंगे। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब मान लीजिए किसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, लेट्स से वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे। इससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, फैक्ट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी, डिलीवरी महंगी होगी और ओवरऑल धीरे धीरे सारी चीज़ें महंगी होने लगेगी। तो इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा होता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई प्रोडक्शन से काफ़ी फास्ट ग्रो करे तो इससे करेंसी की यूनिट वैल्यू कम हो जाती है और इससे प्राइस बढ़ने लगते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इकोनॉमिक्स में एक बहुत फेमस इक्वेशन यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। यहाँ पे प्राइस लेवल्स है, वी वेलोसिटी ऑफ मनी है। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि इकोनॉमी में मनी किस स्पीड से सर्कुलेट हो रहा है, फैक्ट्रीज और कंज्यूमर्स के बीच ट्रांजेक्शन कितने फ्रिक्वेंट हो रहे हैं। क्यू होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एम होता है अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई। अगर वेलोसिटी ऑफ मनी को एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कांस्टेंट रखे तो प्राइस लेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मनी सप्लाई के। यानी जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ने लगेंगे। अब बात करते हैं परचेसिंग पावर की। मान लीजिए आज 100 रुपये में 10 चॉकलेट आती है और 10% का इन्फ्लेशन रेट है, तो अगले साल यही चॉकलेट 110 की हो जाएगी। यानी कि 100 रुपये में सिर्फ 9 ही चॉकलेट आ पाएगी। इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी 30,000 रुपये महीना कमाया करते थे। 20 साल बाद आप 60,000 रुपये महीने कमा रहे हो, तो आपको लगेगा आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। लेकिन रेंट महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, स्कूल महंगी हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो चुकी है और फूड महंगा हो चुका है। तो हो सकता है रियलिटी में आप उनसे ज़्यादा पुअर हो। इसलिए सैलरी नहीं, परचेसिंग पावर इंपॉर्टेंट होती है। मैथमेटिकली इस इक्वेशन से हम परचेसिंग पावर को अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 10% का इन्फ्लेशन है तो आज के 100 रुपये अगले साल करीब करीब 90 रुपये के आसपास होंगे। और अगर इन्फ्लेशन इसी रेट से चलता रहा तो आज से 20 साल बाद इसी 100 रुपये की परचेसिंग पावर 85% कम हो सकती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितनी हुई है? वो हर किसी चीज़ की प्राइस को इंडिविजुअल मेजर नहीं कर सकते, इसलिए एक बास्केट बनाया जाता है जिसमें हमारी बेसिक नीड्स की चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। इस बास्केट को कंज्यूमर बास्केट बोलते हैं और इस बास्केट की प्राइस को मेजर करने वाले इंडेक्स को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिंपल एवरेज नहीं होता, ये वेटेड एवरेज होता है। इसमें हर कैटेगरी को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेटेज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फूड हमारे लिए ज़्यादा नेसेसरी है और इम्पैक्टफुल है इकोनॉमी में दैन इंटरटेनमेंट, इसीलिए फूड को ज़्यादा वेटेज दिया गया है इंटरटेनमेंट से। अब फॉर एग्जाम्पल 2026 में बास्केट का प्राइस था 5,000 और 2027 में बास्केट का प्राइस हो गया 5,400, यानी कि सीपीआई 5,000 से 5,400 हो गया, यानी कि 8% का इन्फ्लेशन। अब समझते हैं डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। गुड्स पहले मैन्युफैक्चरर के पास होता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास एंड देन कंज्यूमर्स के पास। सो होलसेल प्राइस को मेजर करता है डब्ल्यूपीआई। फॉर एग्जांपल स्टील आज होलसेल में 50 रुपये किलो है और नेक्स्ट ईयर वो 60 रुपये किलो हो गया। इसका मतलब है कि बिल्डिंग्स, मशीन्स, कार्स सब महंगे हो सकते हैं। इसीलिए डब्ल्यूपीआई फ्यूचर इन्फ्लेशन का अर्ली इंडिकेटर होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसा बचाने से अमीर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा बचा के इन्वेस्ट करने से एक्चुअली में अमीर बनते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसमें 1 करोड़ रुपए अगर 20 साल बाद इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो उसकी परचेसिंग पावर केवल 35 लाख के आसपास ही रह जाएगी। अगर हमें चीज़ों की फ्यूचर वैल्यू पता करना हो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज घर 50 लाख का है और अगर 7% का इन्फ्लेशन है तो 20 साल बाद यही घर हो जाएगा 1.93 करोड़। अगर आप 50 लाख सिर्फ सेव करके रखते तो 20 साल बाद आपके लिए घर खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता। इकोनॉमिस्ट कभी कभी कंटिन्यूस इन्फ्लेशन मॉडल भी यूज़ करते हैं।
ये वाली एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन है जो आगे चलकर ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल, कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग एंड क्वांटिटेटिव फाइनेंस में यूज़ होती है। ये फॉर्मूला अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन सीरीज में आगे चलकर नेचुरली ये समझ आ जाएगा। कंपाउंड इन्फ्लेशन, ये सेक्शन बिगिनर्स को हमेशा सरप्राइज करता है। मान लीजिए इन्फ्लेशन 6% है, तो लोग यही सोचेंगे कि 10 साल बाद ये 60% का इन्फ्लेशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन भी कंपाउंड होता है। अगर कोई चीज़ आज 100 रुपये की है, तो वो नेक्स्ट ईयर 106 की हो जाएगी, और उसके नेक्स्ट ईयर अब 106 पे 6% लगेगा, ना कि 100 पे 12%। अक्सर कंपाउंड इन्फ्लेशन को कंपाउंड इंटरेस्ट का उल्टा कहा जाता है। जितनी तेजी से कंपाउंड इंटरेस्ट पैसा ग्रो करता है, उतनी तेजी से कंपाउंड इन्फ्लेशन पैसा डिक्रीज करता है। रियल रिटर्न्स, अब यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट आपको 12% रिटर्न दे रहा है, और अगर 6% का इन्फ्लेशन है, तो आपका रियल रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 6% होगा। अगर आपको एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा 5.66%। आपको लग रहा होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको 12% रिटर्न दे रहा है, बट वो एक्चुअल में 5.66% ही परचेसिंग पावर बढ़ा रहा है। इसीलिए इन्वेस्टर्स हमेशा रियल रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं, ना कि हेडलाइन रिटर्न्स को। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है और कंपनी ने आपको 10% इंक्रीमेंट दिया, तो आप खुश होंगे कि आपको 10% इंक्रीमेंट मिला। और अगर इन्फ्लेशन 9% का है, तो एक्चुअल में आपने 0.92% ही परचेसिंग पावर बढ़ाई है। सैलरी बढ़ी ज़रूर, लेकिन आप इतने रिच नहीं हुए जितना आपको लग रहा है। इसी को कहते हैं सैलरी इल्यूजन। अब बात करते हैं एक्सट्रीम इन्फ्लेशंस की। इमेजिन कीजिए मॉर्निंग में ब्रेड 100 रुपए की थी, शाम होते-होते 150 की हो गई, अगले दिन 300 की हो गई, और अगले हफ्ते तक 1000 की हो गई। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल हिस्ट्री है। कंट्रीज लाइक जर्मनी, वेनेजुएला एंड जिम्बाब्वे ये एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लोगों को सैलरी मिलते ही वो शॉपिंग करने भागते थे, क्योंकि शाम होते-होते चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती थी। यही होता है हाइपर इन्फ्लेशन। वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी पर काफ़ी रिप्रेशंस थे, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा मनी प्रिंट कर दिया। इससे ब्रेड के प्राइस एक्सप्लोड कर गए। लोगों को दिन में 2 बार सैलरी मिलती थी, क्योंकि शाम होते-होते सैलरी की वैल्यू कम हो जाती थी। लोग बोरी भर के नोट्स ले जाते थे और ग्रोसरीज खरीदते थे। जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट ने $100 ट्रिलियन का एक नोट प्रिंट किया, और जिससे सिंपल ग्रोसरीज ही खरीदी जा सकती थी। वेनेजुएला में रिसेंट ईयर में इतना इन्फ्लेशन हो गया कि लोग लोकल करेंसी के बजाय फॉरेन करेंसी होल्ड करना प्रेफर करने लगे। अब एक सिंपल सवाल, अगर इन्फ्लेशन 6% है और आपका सेविंग अकाउंट आपको 3% रिटर्न दे रहा है, तो क्या आप अमीर हो रहे हैं? आपके अकाउंट में अमाउंट तो बढ़ रहा है, लेकिन आपकी परचेसिंग पावर कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन को बीट कर सके। और इसी से हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ मूव करेंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट्स, इक्विटीज, इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की। तो इस एपिसोड में हमने समझा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, गवर्नमेंट इसे कैसे मेजर करती है, इसके पीछे का मैथमेटिक्स फॉर्मूला, और ये सिविलाइजेशन पे कैसे इम्पैक्ट करता है। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।